हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं सत्यजीत, आपके सामने लेकर आया हूं क्लास मैथ का सैम्पल पेपर, क्लास 10th का। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, ये तो देखने में सिर्फ सैम्पल पेपर होगा, लेकिन इसमें हम कई सारे छोटे बड़े पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें सबसे पहले ऑड नंबर पता होना चाहिए और साथ में कॉम्पोजिट नंबर। तो ऑड नंबर क्या होता है? वो नंबर जो कि दो से डिवाइड नहीं होता है उसको हम बोलते हैं ऑड नंबर, और जो डिवाइड हो सकता है उसको हम बोलते हैं इवन नंबर। तो ऑड नंबर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हो गया 3, 5, 7, 9, ये सब क्या है? ऑड नंबर। तो ये देखिए, इसका डेफिनेशन भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है। द नंबर विच कैन बी, सॉरी यहाँ पे कैन नॉट भी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे नॉट आप यूज़ कर लीजिएगा, गलती से रिटन मिस्टेक हो गया। द नंबर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई 2। क्लियर हुआ कि जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता उसको हम क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। और यहाँ नीचे देखिए लिखा हुआ है फिर कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? इट इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर मतलब कि पॉजिटिव होना चाहिए, और इंटीजर, इंटीजर मीन्स माइनस नंबर भी हो सकता है, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। ये सब क्या है? इंटीजर्स है। लेकिन पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है कि जो 1 से लेके इनफाइनाइट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सब क्या है? इंटीजर्स है, वो भी पॉजिटिव। दैट हैज़ एटलीस्ट वन डिवाइजर अदर देन वन एंड इटसेल्फ। यानी ऐसा कोई नंबर जो कि डिवाइड होता हो 1 से, ठीक है, या फिर इटसेल्फ मतलब खुद से, और साथ में किसी और से भी डिवाइड हो। क्लियर हुआ? मतलब कि जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ यहाँ पे, जैसे सपोज करिए मैं बोलता हूँ 3। 3 किससे डिवाइड हो सकता है? या फिर 3 1 ज़ा 3 है ना, या फिर ये 3 को मैं किससे डिवाइड कर सकता हूँ? 1 से। तो 1 3 ज़ा 3। लेकिन ये कॉम्पोजिट नंबर नहीं होगा, क्योंकि 1 से और 3 से, इसके अलावा किसी और से भी होना चाहिए, उसको बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। क्लियर हुआ? जैसे कि अगर मैं बात करूँ 4 की, तो 4 किससे किससे डिवाइड हो सकता है बताइए? 4 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 1 से भी डिवाइड हो सकता है, और 4 खुद से भी डिवाइड हो सकता है। तो यानी कि यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया कि इसके जो डिवाइज़र है, डिवाइज़र मतलब जिससे डिवाइड होता है, वो क्या होना चाहिए? 1 इटसेल्फ, और उससे एक ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ? मतलब जैसे कि फिर मैं एक एग्जांपल लूँ 5। तो 5 क्या ऑड नंबर है? ओ सॉरी, कॉम्पोजिट नंबर है। तो 5 कॉम्पोजिट नहीं है, क्यों? क्योंकि 5 1 से और 5 से डिवाइड होता है। लेकिन अगर मैं वहीं पे बात करूँ 6 की, तो 6 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है, और 6 खुद से भी डिवाइड हो सकता है। इसलिए क्या है? कॉम्पोजिट नंबर। तो ऑड और कॉम्पोजिट नंबर समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद करता हूँ। तो आइए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन कह रहा है स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा ऑड नंबर और साथ में कॉम्पोजिट नंबर। तो छोटा ऑड नंबर हम कहाँ से शुरू कर दे? 1 3 5 7 9 11 13। ठीक है, इतने के अंदर मिल जाएगा। अब देखिए, अगर केवल स्मॉलेस्ट ऑड नंबर पूछता तब तो 1 हो गया, है ना? ऑड नंबर पूछता, लेकिन यहाँ पे ऑड भी पूछा है और साथ में कॉम्पोजिट पूछा है, प्राइम नंबर नहीं बोला है, कॉम्पोजिट बोला है। तो देखिए, क्या 3 कॉम्पोजिट नंबर है? तो आंसर है नहीं। क्या 5 कॉम्पोजिट नंबर है? नहीं। 7 भी नहीं है। तो फिर बस इसके बाद देखिए 9। 9 क्या है? कॉम्पोजिट नंबर। क्यों है? क्योंकि 9 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है, और 9 से भी हो सकता है। मतलब 1 और 9 को तो लेना ही नहीं है, क्योंकि ये 1 और इट सेल्फ हो गया। इसके अलावा कोई और होना चाहिए, तो वो अलावा कौन है? 3 है। तो इसीलिए आंसर हमारा क्या हो गया? 9, कि जो सबसे छोटा और छोटा ऑड नंबर और कॉम्पोजिट नंबर वो कौन है? 9। तो देखिए दोस्तों, ये छोटा सा क्वेश्चन लेकिन सीखने के लिए बहुत कुछ हमें दे गया। तो यही देखिए, फाइनल आंसर भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि नंबर 9 इज़ द स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर। ये तो मैंने आंसर लिख दिया, लेकिन कैसे हुआ वो आपको मैंने समझा दिया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन 3x + y - 0
ओ सॉरी, -9 इज इक्वल टू, ये लास्ट में 0 है, क्लियर हुआ कि 3x प्लस वाई -9 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे और आगे जो दे रखा है हमारे पास कोऑर्डिनेट 1 3 और 2 7, क्लियर हुआ। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन दिस डिवाइड्स द सेगमेंट adjoining द पॉइंट्स 1 3 और 2 7, क्लियर हुआ। ये देखिए हमारे पास डायग्राम कि ये जो कोऑर्डिनेट है एक लाइन सेगमेंट का 1 3 और 2 7, इसको एक लाइन डिवाइड कर रही है और उस लाइन का जो इक्वेशन है वो क्या है, ये रहा, ठीक है। 3x प्लस वाई -9 इज इक्वल टू 0, ये है इक्वेशन। समझ में आया क्वेश्चन कि ये एक हमारे पास लाइन सेगमेंट है जिसका कोऑर्डिनेट ये गिवन है और इसको ये लाइन डिवाइड कर रहा है, क्लियर हुआ। अब कह रहा है कि जो डिवाइड कर रहा है तो ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, समझ में आया। जैसे एक लाइन है, मैं इसको डिवाइड करूं कि इधर छोटा है तो देखिए इधर बड़ा हो जाएगा, या फिर ये लाइन जहाँ से डिवाइड कर रहा है वहाँ से क्या है कि ये यहाँ से डिवाइड कर, क्लियर हुआ। मतलब ये साइड का और इस साइड के बीच में क्या रेशियो है वो रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन समझ में आया आपको। क्या करना है कि एक लाइन सेगमेंट जिसका इधर का कोऑर्डिनेट गिवन है, इधर का कोऑर्डिनेट गिवन है और यहाँ से एक लाइन पास हो रहा है, ठीक है। तो ये जो लाइन पास हो रहा है ये लाइन इन दोनों साइड को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये है क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आइए आगे। तो देखिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगेन मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। हाँ, कि देखिए ये जो जिस पॉइंट पे ये डिवाइड कर रहा है यहाँ का कोऑर्डिनेट हम मान के चलते हैं x और y, क्लियर हुआ। और इस ये जो रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो रेशियो क्या है, k और 1, ठीक है। हमने क्या मान रखा है, k:1। अब देखिए ये जो x यानी इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वो इक्वल होता है, ये रहा फॉर्मूला, यानी इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, यानी x की जो वैल्यू होगी, समझिएगा ध्यान से, ये लाइन जिस पॉइंट से इसको कट कर रही है, जिस पॉइंट पर यहाँ की इस x की वैल्यू इक्वल होता है ये जो k है, k को हमने क्या नाम दिया, m1, और इस 1 को नाम दिया m2, और इधर इस 1 को नाम दिया x1 और ये रहा y1 और x2 y2। मतलब पहले जो लिखा होता है वो x, उसके बाद होता है y। तो पहले लिखा इसीलिए x1 y1, फिर और यहाँ पे देखिए जो पीछे लिखा होता है ना कॉमा के बाद, ये होता है y वाला कॉम्पोनेंट, क्लियर हुआ। तो ये जो x की वैल्यू होती है, ये x की वैल्यू का फॉर्मूला देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। मतलब यहाँ जो इस x की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करना है तो इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करना है, क्लियर हुआ। इसी तरीके से ये जो y की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करना है तो इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करना है। वो फॉर्मूला क्या है, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, क्लियर हुआ। देखिए सेम वही है, m1 x2 तो यहाँ पे क्या है m1 y2, इधर क्या है m2 x1 तो इधर क्या है m2 y1, क्लियर हुआ। केवल x और y चेंज होगा और इसके बाद अगर हम सारी वैल्यूज़ को पुट करते हुए चले जाए, ध्यान से देखिए m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू ये देखिए k, तो ये हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया k। x2 की वैल्यू देखिए ये रहा, x2 की वैल्यू कितनी है 2, तो ये रहा मल्टीप्लाई बाई 2। फिर प्लस m2 की वैल्यू कितनी है, ये रहा m2, m2 मीन्स 1, तो m2 की जगह हमने पुट कर दिया 1। और x1 की वैल्यू कितनी है, ये रहा 1, तो ये भी इसका वैल्यू हमने पुट कर दिया 1। m1 की वैल्यू अगेन k और m2 हो गया आपका 1, तो k प्लस 1। और उसके बाद ये देखिए y की वैल्यू पुट कर दिया, m1 की वैल्यू हो गया आपका k और y2 की वैल्यू हो गया 7, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में आ गया। फिर उसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाई 3 मीन्स y1, तो ये देखिए y1, क्लियर हुआ। फिर डिवाइड बाई k प्लस 1।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा है। थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, आप ध्यान से समझिए, समझ में आ जाएगा। और अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेके उसका जो नोट्स बना सकते हैं। तो देखिए आगे हम क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं अगर फर्दर, तो k इंटू टू कितना हो जाएगा 2k, फिर 1 इंटू वन 1, फिर k प्लस 1 1, फिर y की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 7k, उसके बाद ये 3 1 जा 3, फिर k प्लस 1। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से वैल्यू किसका आया, x की और y की। बात समझ में आया? ये किसकी वैल्यू आया, ये आया आपका x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 2k प्लस 1 और k प्लस 1, और ये y की वैल्यू आया 7k प्लस 3 डिवाइड बाय k प्लस 1। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये किसकी वैल्यू आया। देखिए फिर से एक बार मैं डायग्राम में आपको समझाता हूँ। देखिए ये जो हमारा x की वैल्यू आया, ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आया। क्लियर हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर इस x और y की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में रख दूं तो इक्वेशन कंप्लीटली क्या हो जाएगा, ज़ीरो। क्लियर हुआ? कि इस पॉइंट से जो ये क्रॉस करके जा रहा है तो इस x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में रखने से क्या हो जाएगा, वैल्यू ज़ीरो। तो बस हम वही करेंगे, जो हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट किया है ना, इस वैल्यू को उठा के हम यहाँ पे पुट कर देंगे इस वाले इक्वेशन में, 3x प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में उठा के हम x और y की वैल्यू पुट कर देंगे। क्लियर हुआ? तो चलिए दोस्तों वैल्यू पुट करते हैं आगे। वही देखिए लिखा हुआ है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द इक्वेशन। तो ये देखिए हमने इक्वेशन लिख लिया, अब इक्वेशन में हम वैल्यू को पुट कर देते हैं। ये तो हो गया आपका 3 मल्टीप्लाई में, और ये x की जगह हमने उसकी पूरी वैल्यू रख दी, 3k प्लस 1 डिवाइड बाई k प्लस 1, फिर प्लस y की जगह पे हमने y की वैल्यू पुट कर दी। वेरी सिंपल। फिर उसके बाद 9 एज इट इज़ लिख दिया, है ना। फिर उसके बाद हमने क्या किया, देखिए अब आगे तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं। ये जो 3 था, 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसके अंदर, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 3 2 ज़ा 6k प्लस 1, फिर डिवाइड बाय k प्लस 1, फिर इधर भी k प्लस 1, और ये रहा आपका 7k प्लस 3। अब उसके बाद अगर ध्यान से देखेंगे कि जो -9 था, इस -9 को इस इक्वल के राइट साइड में भगा दिया। अब भगाने के कुछ नियम्स होते हैं, है ना, इक्वल के इधर उधर भगाने के कुछ नियम्स होते हैं। अब वो रूल्स क्या है, देखिए ये -9 इसको इधर भगा दिया तो ये +9 में कन्वर्ट हो गया। क्लियर हुआ? उसका लात मार के भगा दो। क्यों भगा रहे? क्योंकि हमें तो अब k की वैल्यू निकालना है, तो k को एक साइड हम बनाते हुए चले जाएंगे, बाकी वैल्यूज़ को राइट साइड में भगाते चले जाओ। अब उसको लात मार के भगाओ चाहे चाटे मार के भगाओ, ठीक है, वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको प्यार से भगाते हो या कैसे भगाते हो। चलिए दोस्तों फिर आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे दोनों जगह डिनोमिनेटर इक्वल है, तो डिनोमिनेटर इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है, पूरे को देखिए मैंने एक साथ कंबाइन करके लिख दिया, 6k प्लस 3 प्लस 7k प्लस 3। और नीचे वाला वैल्यू देखिए दो बार नहीं लिखना है, क्योंकि जब डिनोमिनेटर है ना, ये दोनों जगह सेम है, तो एक ही बार उसको लिखते हैं ना, वो ऐड करते थे हम बचपन में, जैसे 2 प्लस 2, और ये हो गया 1/2, तो ये कितना होता है 3/2। याद आ रहा है कुछ? तो ये वही वाला चीज़ है, ये पूरा फुल, बस वहाँ पे आपका नंबर था, यहाँ पे कुछ लेटर्स आ गया, बाकी रूल्स सेम है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 13k प्लस 6, और इस k प्लस 1 इस पूरे को इधर डिवाइड कर रहा है ना। देखिए ये क्या कर रहा है, इधर डिवाइड कर रहा है, इसको इक्वल के उधर भगा दोगे तो क्या करेगा, इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा 9 के साथ, तो इधर आके मल्टीप्लाई कर लिया, और इधर हमने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद एक के की वैल्यू को एक साइड कर लिया, और जो केवल नंबर था हमारा उसको इधर कर दिया। तो अब बाकी आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए आगे 13k माइनस 9k 4k, और यहाँ से 9 माइनस 6 3, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया 3 डिवाइड बाई 4। अब देखिए k क्या है, k तो वही रेशियो है ना जिसको हमने सपोज किया था। देखिए यहाँ डायग्राम में हमने सपोज करके चला था ना, लेट किया था कि हाँ ये जो लाइन है ये क्या कर रहा है,
इसको डिवाइड कर रहा है k/1 में, तो k की वैल्यू कितना आ गया 3/4, मतलब इधर k की वैल्यू कितना है 3/4/1, इस रेशियो में डिवाइड हो गया है ना। तो देखिए 3/4 ना, ये कुछ समझने में थोड़ा सा अटपटा होता है ना। जैसे सीधा सीधा मैं बोलूँ कि 5:1, मतलब अगर एक रॉड 5 सेंटीमीटर है तो दूसरा वाला कितना होगा 1 सेंटीमीटर, लेकिन ये 3/4, तो ये थोड़ा समझने में दिक्कत है ना। जैसे मैं यहीं पे अगर बोलूँ एक रॉड का ना रेशियो है 5/3 और 1:1, तो ये थोड़ा समझने में दिक्कत है, तो हम तो क्या करते इसको हम होल नंबर में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो होल नंबर में कैसे कंप्लीट करेंगे, होल नंबर बोल लीजिए, इंटीजर बोल लीजिए, कुछ भी, सब ठीक है। तो देखिए इसको नंबर में, मतलब ये इसका जो डिवाइड में, उस डिवाइड को हमें ख़त्म करना है। तो डिवाइड में ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो ये देखिए ये हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है 3/4/1। अब दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, इधर 1 के साथ ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ गया 3:4। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। दोस्तों देखिए बहुत ही इजी वे में समझा रहा हूँ, एक एक पॉइंट कैलकुलेशन के साथ, तो आपको छोटी मोटी अगर कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम्स आएगी तो वो भी आपका ठीक हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स देन फाइंड द शेप ऑफ पैराबोला। पैराबोला समझ में आता है, जैसे थोड़ा कर्व में जो भी होता है उस शेप को हम क्या बोलते हैं, पैराबोला। ठीक है, जैसे ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ये क्या कहलाता है पैराबोला शेप। अब यहाँ के पैराबोला के देखिए कुछ यहाँ पे बातें गिवन है। अब वो क्या कह रहा है, एक्सिस तो पता ही है आपको, ये देखिए एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्स। तो कह रहा है एक कोई इक्वेशन है, ठीक है, वो भी पॉलिनोमियल है, वो भी क्या है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मतलब 2, यानी कि कोई लाइन अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाला है तो वो एक्सिस को 2 जगह से कट करेगा। क्लियर हुआ, कितनी जगह पे कट करेगा, 2 जगह पे, ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिए ध्यान से, अब ये कह रहा है कि पैराबोला भी एक्स पे है, मतलब या तो ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है ना। ऐसे नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ऐसे अगर होगा तो देखिए पैराबोला एक्स एक्सिस को सिर्फ एक जगह पे कट कर रहा है, और यहाँ पे कितनी जगह पे कट करना है, 2 जगह पे। देखिए ये वाला ग्राफ भी 1 पॉइंट 2 पॉइंट, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है ना। तो हमें ऐसा पैराबोला लेना है कि जो 2 जगह पे कट करे। तो आप खुद डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करके देख लीजिए कि ये हमारा एक्स एक्सिस, अगर ऐसे मन करे तो ऐसे बना लीजिए, चाहे इधर बना लीजिए, कहीं भी बनाइए। तो ये देखिए 2 पॉइंट पे ही कट कर रहा है, ठीक है। और एक पॉसिबिलिटीज़ क्या है, या तो हम इसी ग्राफ को ऐसे उल्टा करके बनाते, एक्स एक्सिस पे बोला इसीलिए ऐसा बना रहे हैं, लेकिन अगर वाई एक्सिस पे बोलता तो हम क्या करते, इस तरीके से बनाते या फिर इस तरीके से बनाते। क्लियर हुआ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया, तो आंसर तो अब आपके हाथ में ही आ गया होगा। तो देखिए ये रहा, मैंने शेप बनाया हुआ है कि या फिर इसका जो ऊपर वाला ओपनिंग ऊपर हो सकता है या फिर ओपनिंग डाउनवर्ड हो सकता है। क्लियर हुआ। और अगर इस तरीके से वाई के लिए बोलता तो क्या होता, यही ओपनिंग या तो लेफ्टवर्ड या फिर राइटवर्ड। ठीक है, एक्स एक्सिस पे है तो अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड। वही देखिए आंसर में लिखा हुआ इफ द ग्राफ of a quadratic polynomial intersect the x-axis at 2 points then the shape may be open upward और open downward। क्लियर हुआ कि जो शेप है या फिर ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ खुली रहेगी, मतलब इसका जो ये ओपनिंग। चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है two cones have their heights in the ratio 1:4 and radii in the ratio 4:1. Find the ratio of their volumes। ठीक है, तो समझिएगा ध्यान से कि 2 कोन है हमारे पास, क्या कोन तो समझ में आता है, ऐसे ट्रायंगल करके होता है। तो कह रहे हैं इनके हाइट का जो रेशियो है वो है 1:4, मतलब अगर एक कोन का हाइट अगर 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो दूसरे का हाइट कितना होगा 4 सेंटीमीटर, कितना होगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है,
कि एक का हाइट अगर 1 सेंटीमीटर है तो दूसरे का हाइट कितना होगा 4 सेंटीमीटर। अब वहीं पे दूसरी बात कि जिसका हाइट 4 सेंटीमीटर है वो सॉरी ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, जिसका हाइट 1 सेंटीमीटर है उसका ये जो रेडियस है, रेडियस कितना होगा 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक। और जिसका हाइट 4 सेंटीमीटर उसका रेडियस कितना होगा 1 सेंटीमीटर। बात समझ में आया? मतलब जिसका हाइट 1 सेंटीमीटर, रेडियस 4 सेंटीमीटर, जिसका हाइट 4 सेंटीमीटर, रेडियस 1 सेंटीमीटर। तो अब इनके वॉल्यूम्स का रेशियो निकालना है। क्लियर? क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि हाइट और रेडियस का दे रखा है, नीचे जो सर्कुलर पोर्शन होता है उसका, और हमें फाइंड आउट करना है इसके वॉल्यूम का रेशियो। तो सिंपल सा क्या कर दीजिए आप, एक को हम सपोज कर लेते V1, एक को सपोज कर लेते V2, और वॉल्यूम का फॉर्मूला रख दिया। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये 1 वाला है तो R1H1 और ये 2 वाला है तो R2H2। अब 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो बाकी आया क्या आपके पास, ये रहा, ठीक है, R1 स्क्वायर H1 और डिवाइड बाय R2 स्क्वायर H2। क्लियर हुआ? अब उसके बाद क्या करिए, ये R1 की वैल्यू रख दीजिए। R1 की वैल्यू कितनी हो गई 4, अब स्क्वायर है तो 4 इंटू 4, और H कितना है, जिसका 4 है उसका 1 है तो 1। अब यहाँ पे देखिए R2 कितना है 1 है, तो स्क्वायर करेंगे तो 1 इंटू 1, H2 कितना है 4, तो ये हो गया 4, तो एक 4 से एक 4 कैंसिल हो गया, बाकी बचा क्या, ये 4/1, तो रेशियो भी वही बन गया। क्या बन गया, ये आपका V1:V2 इज इक्वल टू 4:1, यही बन गया रेशियो। तो पूरा क्वेश्चन एक बार आप सॉल्व करके देख लीजिए। यहाँ पे ऊपर सॉल्यूशन गिवन है, आपको मैं समझा देता हूँ पूरा सॉल्यूशन। ये देखिए क्या किया हुआ है, लेट द रेडियस ऑफ टू कोन्स आर R1 एंड R2 एंड देयर हाइट्स आर H1 एंड H2। ये हमने लेट कर लिया, तो अगर R1 R2 H1 H2 किया तो इस हिसाब से अगर हम उस रेशियो को कन्वर्ट करें तो R1 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, H1 इज इक्वल टू 1। तो अगर R2 1 है तो H2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन सॉल्व। और लास्ट में ये देखिए V1/V2 इज इक्वल टू 4/1 और V1:V2 इज इक्वल टू 4:1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले एक बार, ये ट्रिग्नोमेट्री से आ गया। तो देखिए दोस्तों ये सारे चैप्टर्स के मिक्सिंग है, तो इस तरीके से आपको पूरा चैप्टर बहुत ही कम समय में रिवाइज हो जाएगा और आपके जो फॉर्मूलेज हैं वो भी याद आता रहेगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ a tan थीटा, क्लियर हुआ, a tan थीटा इज इक्वल टू 15 देन फाइंड sin थीटा माइनस cos थीटा। तो इस क्वेश्चन में तो कोई दम ही नहीं है, बस दम इतना है कि ये फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, है ना। अब फॉर्मूले लर्न आप बुक में से कर लीजिए, और यहाँ पे मैंने जो हमारे काम के 3 है उन तीनों को मैंने लिख रखा है, ये रहा, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू P/B, P/B मतलब P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस। sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, और cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। क्लियर हुआ? तो ये तो तीनों फॉर्मूले मैंने लिख दिए यहाँ पे साइड में, जितना क्वेश्चन में चाहिए। तो ऐसे देखिए कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे यहाँ पे tan थीटा के कंपेयर में दे रखा है, तो या फिर क्या हो सकता है sin थीटा इज इक्वल टू गिवन होता, तो बाकी और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक जो रिलेशन पूछ लेता है ना। देखिए एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ मामला ये है कि इसने ना थोड़ा सा आपकी जो टैलेंट को चेक करने के लिए देखिए क्या किया, इस 8 को इधर लिख दिया है। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है tan थीटा इज इक्वल टू 15/8 ऐसे बुक में गिवन होगा। क्लियर हुआ? लेकिन क्वेश्चन वालों ने क्या किया, इस 8 को यहाँ से हटा के यहाँ पे गिवन कर दिया, ताकि आप सोचने में मजबूर हो जाओ कि अरे ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिंपल सा क्या कीजिए, ये देखिए ये 8 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाएगा तो क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो वही हो गया tan थीटा इज इक्वल टू 15/8। अब तो बन गया ना रेशियो,
नहीं तो सिंपली यहाँ पे आप रेशियो नहीं बना पाएंगे, परपेंडिकुलर और बेस को कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे। तो कंपेयर करने के लिए क्या करिए, इस सेट को इधर 15 के पास भेज दीजिए। ठीक है, अब भेजने के कुछ रूल्स होते हैं, अगेन बताया था, लात मार के भगाना है या छपड़ मार के। तो अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, सीधी बात है भाई साहब, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसी भाई साहब को हम इधर भेज देंगे तो क्या करेगा भाई साहब, इधर जाके डिवाइड करेंगे। तो बस सिंपली हमारा क्या बन गया, रेशियो बन गया, और वो रेशियो क्या है, P बाई बी का रेशियो। तो अब कंपेयर कर लो P और B के साथ, तो P क्या बोलेगा 15 तुम मेरे साथ आ जाओ, B क्या बोलेगा 8 तुम मेरे साथ आ जाओ। तो मेरे साथ आने का मतलब परपेंडिकुलर हो गया 15, बेस हो गया 8। क्लियर हुआ। अब यहाँ से आप क्या कर दो, ये पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। तो देखिए हमने इधर मान रखा है थीटा, तो जब इधर थीटा हो गया तो थीटा के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी इस 15 को हम लिखेंगे इसके सामने, ये थीटा लिखना जरूरी है। ठीक है, देखिए अब इसी थीटा को अगर मैं लिख देता यहाँ इस साइड में थीटा, तो हमारा परपेंडिकुलर हो जाता ये वाला साइड। बात समझ में आया। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि थीटा आप किधर ले रहे हैं, अगर थीटा इधर लेंगे तो परपेंडिकुलर नीचे वाला साइड हो जाएगा। ठीक है, माइंड में अगर आपकी इस तरह के कोई इमेज है कि हमेशा जो वर्टिकल लाइन होता है वही परपेंडिकुलर है, तो ये गलत बात है। ठीक है, या फिर जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वही हमेशा बेस होता है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है हम कौन से एंगल को थीटा ले रहे हैं। अगर ये वाला एंगल को हमने थीटा लेट किया है तो ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। अगर ये वाला एंगल हमने थीटा मान रखा है तो ये वाला साइड हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। क्लियर हुआ। अब इससे नहीं मतलब है कि हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल, अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो ऑटोमेटिकली ये वाला साइड बेस हो जाएगा। अब बड़ी वाली साइड हमेशा हाइपोटेनियस रहती है। क्लियर हुआ। तो आप जब भी लेट करेंगे तो आप हमेशा ऐसा करके बनाइएगा कि जो आपका वर्टिकल लाइन है वो परपेंडिकुलर बने। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो देखिए इतनी सी क्वेश्चन में मैंने कितनी सारी बातें आपको समझा दिया। क्लियर हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इस तरीके से ये हमारा देखिए पाइथागोरस का बन गया। ये देखिए पूरा पाइथागोरस का, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस। अब पाइथागोरस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि कॉस थीटा में भी आता है हाइपोटेनियस, साइन में भी आता है हाइपोटेनियस। बिना हाइपोटेनियस के हम साइन थीटा और कॉस थीटा नहीं निकाल सकते। अब वो हाइपोटेनियस कहाँ से आएगा, वो पाइथागोरस भैया बताएंगे कि ये लो मैंने तुम्हें फॉर्मूला दे दिया, अब इस फॉर्मूले से निकाल लो अपना हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये देखो पाइथागोरस भैया का थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तब हाइपोटेनियस की जो नाम है वो क्या, ए सी, तो ए सी स्क्वायर, और ये हो गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब सिंपल से इनका वैल्यू पुट कर दो। ए बी क्या बता रहा है, देखो मेरा वैल्यू है 8, तो मेरी जगह पे रख दो 8, तो ए बी की जगह हमने क्या रख दिया 8 स्क्वायर। और बी सी क्या बोल रहा है कि मेरी वैल्यू है 15, तो मेरी जगह पे रख दो 15। क्लियर हुआ। तो बी सी की जगह हमने रख दिया 15, तो 15 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए इस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225। स्क्वायर का मतलब पता है ना, 2 बार मल्टीप्लाई, यानी 15 इंटू 15, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 225। अब इसके आगे का कैलकुलेशन देख लीजिए। अब इन दोनों को हमने क्या करा, इन दोनों को ऐड कर दिया, ये रहा ऐड। अब देखिए ये इधर स्क्वायर है, लेकिन हमें तो स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए ए सी चाहिए, मतलब हमें हाइपोटेनियस चाहिए, हाइपोटेनियस के स्क्वायर नहीं चाहिए। समझिएगा ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, वी नीड ओनली हाइपोटेनियस नॉट द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को भगा देंगे इधर। अब स्क्वायर भगता है तो क्या होता है, इस स्क्वायर को हम इधर से भगा देंगे तो स्क्वायर इधर जाके क्या बना देगा, रूट बना देगा। क्लियर हुआ। ये स्क्वायर ने क्या करा, रूट बना दिया। अब रूट बनते ही क्या हो जाएगा फिर बताइए आगे। तो देखिए जैसे ये रूट इधर जाएगा, ठीक है, तो रूट इधर जाते ही इसका अब हम रूट निकालेंगे, 289 का रूट निकालेंगे। ठीक है, तो अब रूट कैसे निकालते हैं, तो देखिए रूट निकालना भी सिखा देता हूँ आपको। ये है
289। ठीक है, जिसको आता है वो तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं आता है तो वो आप देख लीजिए। ठीक है, मेरा सॉल्यूशन थोड़ा सा बड़ा इसलिए हो जा रहा है क्योंकि देखिए यहाँ के बाद ये आपका काम है कि आप रूट निकालिए, लेकिन अब मुझे नहीं पता आपको आता है कि नहीं, इसीलिए मैं पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ। तो देखिए रूट निकालने के लिए ऐसा होता है, पीछे से 2 का पेयरिंग कीजिए। तो पेयरिंग बना दिया। अब इधर से 2 पेयरिंग करने के बाद इधर बचे हमारे पास 2। तो हमें एक ऐसा कोई स्क्वायर करना है जिसका स्क्वायर आता हो 2। ठीक है, तो ऐसा कोई स्क्वायर है नहीं, तो हम क्या करेंगे, छोटा डिजिट लेंगे। क्लियर हुआ? क्या लेंगे हम? छोटा डिजिट लेंगे। तो छोटा कौन होता है? 1 1 जा 1। ठीक है, यहाँ पे कितना लिखेंगे हम? 1 1 जा 1। तो 1 को लिखे यहाँ पे, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1। और ये हो गया हमारा 8 9। यहाँ पे जैसे हम डिवाइड में एक एक डिजिट लेते हैं ना, यहाँ 2 2 डिजिट लेना है। तो ये आ गया हमारा 1 8 9। अब देखिए इस 1 और 1 को हमें करना है ऐड, तो 1 1 कितना हो जाएगा? 2। अब देखिए इस 2 के यहाँ पे हमें कुछ ऐसा डिजिट लेके उसका स्क्वायर करना है जिसका मल्टीप्लाई कितना है? 189। क्लियर हुआ? तो वो अगर आप करेंगे यहाँ पे 7, तो मतलब यहाँ पे भी लिखना है 7 और यहाँ पे भी लिखना है 7। क्लियर हुआ? तो जैसे कि अगर सपोज कीजिए मैं यहाँ पे लेता हूँ 6। ठीक है, तो 6 6 जा कितना होता है? 36। 6 2 जा 12, 12 प्लस 3 15। तो देखिए ये आ रहा है हमारा छोटा 153। ये छोटा है ना, ये देखिए ये यहाँ पे 189 है, नहीं आ रहा है। क्लियर हुआ? तो हमें एक डिजिट और बढ़ा देते हैं हम। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हम जिस डिजिट से यहाँ ऊपर लिखेंगे वही डिजिट से हमें नीचे भी लिखना है। ठीक है, तो 7 रख के करेंगे तो देखिए 7 7 जा, यहाँ साइड में कर दे रहा हूँ, 7 7 जा 49 और 7 2 जा 14। 14 प्लस 4 कितना हो गया? 18। तो ये देखिए 189 आ गया। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे आप 189 लिख के करेंगे तो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर कौन सा आता है जिसका हम ये स्क्वायर लेते हैं, मतलब 1 और 7, तो हमारा जो रूट आ गया वो आ गया 17। या फिर आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये हमने निकाल दिया रूट। आपको अगर थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, वीडियो फिर से बैक करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वैसे तो 10th लेवल पे ये सब चीज़ सिखाने वाला होता नहीं, हम पहले से सीख रखे होते हैं, इसीलिए मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से हमने ट्रिग्नोमेट्री से AC की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। ये देखिए हमारा AC आ गया 17। AC मतलब परपेंडिकुलर आ गया हमारे पास। तो अब हम साइन थीटा भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कॉस थीटा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए साइन थीटा हमारे पास कितना आ गया? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर तो पहले से हमें पता था 15, हाइपोटेनियस हमने फाइंड आउट कर लिया 17। फिर इस तरीके से कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस हमारा पहले से गिवन है 8 और हाइपोटेनियस हमने फाइंड आउट कर लिया 17। ठीक है, तो अभी भी हमारा आंसर ये नहीं है, हमें क्या चाहिए? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। मतलब यह हुआ कि साइन थीटा की वैल्यू माइनस कॉस थीटा की वैल्यू। तो 15/17 माइनस 8/17। तो यहाँ पे देखिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल है, तो कभी भी एडिशन और सब्सट्रैक्शन में इस नीचे जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है इसके साथ कुछ नहीं करते, ध्यान दीजिएगा। नहीं तो कई लोग तो ऐसे कर देंगे कि 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7 और 17 माइनस 17 इज इक्वल टू 0। तो आंसर आ गया 7/0। तो 0 से इसको डिवाइड करोगे तो आ गया इनफाइनाइट। ठीक है, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू में से कुछ नहीं करते, इसको एक बार लिखते हम सिर्फ, और ऊपर इसी को माइनस करना है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से देखिए ये हमारा एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू आ गया 7/17। अब यहाँ पे दोस्तों देखने वाली बात यह है कि देखिए केवल टेन थीटा के टर्म में दे रखा है ना। अब यहाँ पे क्या करता, हो सके तो हमें गिवन कर देता कि सपोज करो कि कॉसेक थीटा गिवन है। क्या गिवन है? कॉसेक थीटा की वैल्यू गिवन है 7/8। क्लियर हुआ? अब यहाँ से हम अगेन फॉर्मूला लगा के पाइथागोरस से दूसरी वैल्यू निकाल लेंगे, फिर ये वैल्यू हम निकाल सकते थे, है ना।
तो दोस्तों देखिए इसी तरीके से घुमा फिरा के वैल्यू आ सकता है। और दूसरी बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू नहीं गिवन है, 8 को इधर 10 के साथ मल्टीपल में दे रखा है। क्लियर हुआ? तो हम इसको क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे, या फिर इसी वैल्यू को देखिए और कैसे दे सकता था, और भी कई तरीके से दे सकता था। जैसे कि सपोज कीजिए 8 tan थीटा -15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी क्या होता है, इस 15 को हम उधर भेजते प्लस का 15, फिर ये 8 इधर मल्टीपल में, तो अगेन वही 15/8। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें ध्यान दीजिएगा, इसी वजह से क्वेश्चन हार्ड लगने लगता है, क्योंकि हम तो बुक में डायरेक्ट वैल्यू पढ़ते हैं कि हाँ tan थीटा इज इक्वल टू कितना है 15/8। तो यहाँ से हमें सीधे सीधे दिख जाता है कि हाँ परपेंडिकुलर बाई बेस। लेकिन क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो थोड़ा सा घुमा देता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। फिर मिलेंगे आगे के क्वेश्चंस के लिए, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।